हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब लेक्चर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दोस्तों, जो हमारा ड्रग है, जो हमारी फार्माकोलॉजी है जीआईटी की, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है उसमें पहले हम, ठीक है, हाफ सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड क्लास होगी, जो रिमेनिंग रहेगा, उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे चलने से पहले पहले की तरह क्या एग्जाम मार्क, एग्जाम मार्क ऐप को, ठीक है, कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और मात्र 249 यानी 249 में, ठीक है, 249 में आप हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास करिए। फार्माकोलॉजी की क्लास करिए, ठीक है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा और रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ क्या मिलेगा? पैनल पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, फुल लेक्चर रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ठीक है, और आपको टॉपिक वाइज भी क्लास मिलेगा, ठीक है। समराइज वीडियो है, कोई इधर उधर नहीं, ठीक है, आपको सीक्वेंस से मिल जाएगा और साथ में प्रिंटेड नोट्स, ठीक है, क्योंकि दोस्त अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें प्रिंटेड नोट्स, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और समय बचाता है आपका, ठीक है। बाकी एज योर विश, ठीक है, हम तो यही कहेंगे, ठीक है, कि आप हमारे एग्जाम मार्क ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ऐप करिए और मात्र 249 रुपीज़ पे करिए और आप हमारे इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का जो है लाभ उठाइए। तो आइए, इतना हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी, ठीक है। इस लेक्चर में हम उन सभी दवाओं के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, वो सारे फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारे क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे जो कहाँ पे आते हैं, किसके अंडर आते हैं? जीआईटी के यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पहले हम, जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम था, ठीक है, उसका भी हमने एक पाथवे पढ़ा था, ठीक है। तो उसी तरीके से हम जीआईटी का भी एक पाथवे पढ़ेंगे। दोस्तों, जीआईटी का जो पाथवे है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है, ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है? वो ख़त्म होता है आपके एनस पे यानी रेक्टल एरिया पे जाके जो है एंड होता है, ठीक है। अब बीच बीच में इतनी सारी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जीआईटी सिस्टम पे, ठीक है, जिसमें, ठीक है, टंग, फायरिंग्स, ईसोफेगस, लीवर, गाल ब्लैडर, डिओडेनम, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, सीकम, बर्मीफार अपेंडिक्स, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, पेनक्रियाज, डिसेंडिंग कोलन, जेजुनम, इलियम, सिग्मॉइड कोलन और स्फिंक्टर मसल्स ऑफ एनस। इतनी सारी चीज़ें दोस्तों आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास की। अब यूनिट एट ए ग्लांस, ठीक है, यहाँ पे हम, ठीक है, क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है, वो सारी एक माइंड मैप देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे एंटासिड के बारे में, ठीक है, फिर पढ़ेंगे हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी H2 ब्लॉकर के बारे में, ठीक है, फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है, जिसे पीपीआई भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर लैक्सेटिव परगेटिव्स के बारे में बात करेंगे, फिर एमेटिक्स, एंटी एमेटिक्स और लास्ट में एंटी डायरियल एजेंट्स को पढ़ के जो है हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं एंटासिड। दोस्तों, एंटासिड जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? ठीक है, दे एक्ट न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक, ठीक है दोस्तों। जो एंटासिड होता है वो स्टमक में जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है
उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो दे अचीव देयर इफेक्ट्स बाय न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड, इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस और प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है, यानी इतनी चीज़ें जो हैं ये करता है, ठीक है। इंडिविजुअल देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात न्यूट्रलाइजेशन करता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन करता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। और तीसरा नंबर क्या करता है, ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको प्रोटेक्ट करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों काम जो हैं किसके हैं, एंटी एसिड के हैं। यानी ये पहला नंबर आपके स्टमक में, ठीक है, जो एसिड है, जो सिक्रीशन है, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या करेगा, दूसरे नंबर पे ये करेगा जो सिक्रीशन हो रहा है उसको बंद कर देगा, उसको इनहिबिट रोक देगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या करेगा, तीसरे नंबर पे जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, किससे, एसिड से, ताकि जो एसिड है वो उसको हार्म ना कर सके, ठीक है, उसको नुकसान ना पहुंचा सके। बात करें एग्जाम्पल्स की, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो पहला है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है, वो पहला एग्जाम्पल है। दूसरा आता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये जो दवाएं हैं, ये जो साल्ट हैं, ये क्या करते हैं, ये एज ए एंटी एसिड काम करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, आपके स्टमक में, किस किस काम के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। बात करें इसके डोज के बारे में, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो 1 से 5 ग्राम ओरली दिया जाता है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो 0.57 ग्राम, और जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो 1 ग्राम तक, ठीक है, एक दिन में। और जो मैग्नीशियम है वो 250 से 500 मिलीग्राम ओरली, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 1.5 ग्राम डेली तक दिया जा सकता है, ठीक है। ये हो गई इसके डोज की बात, और ये हो गई इसके किसकी, साल्ट की बात। अब कुछ इसके स्पेशल पॉइंट के बारे में बात करें, ठीक है, कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में बात करें, तो जो आपका सोडियम और मैग्नीशियम, क्या, सॉरी, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, यानी MgOH2, ठीक है, और AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ये क्या करते हैं, Mg जो है, ठीक है, ये करता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, काजेज कॉन्स्टिपेशन, और ये क्या करता है, ये डायरिया काज करता है, काजेज, ये कॉज करता है डायरिया को, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्पेशल पॉइंट। आगे चलते हैं, इंडिकेशन और यूजेस की बात करें, ठीक है। तो इंडिकेशन और यूजेस में पहला ये इंडाइजेशन यानी अपच के लिए, ठीक है, अपच के लिए ये यूज किया जाता है। दूसरा पेन एंड बर्निंग विथ पेप्टिक अल्सर, ठीक है, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, उसमें दर्द है, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस, ठीक है, जो उल्टा डकार आता है, खट्टा डकार, ठीक है, उसमें भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए, समझिए इस बात को, जब आपके स्टमक में जब एसिड पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा एक्सेसिव अमाउंट में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बेल्चिंग डकार आएगा, आपको खट्टा डकार आएगा, ठीक है, तो उसमें जो है ये काम करता है। और पेप्टिक अल्सर, ठीक है, अगर आपके पेट के अंदर घाव है, ठीक है, तो उसमें भी ये काम करता है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो घाव जो है वो धीरे धीरे पूज जाता है, ठीक है, सही हो जाता है, हील कर जाता है, और आगे बीमारी नहीं बढ़ती, वहीं पे रुक जाती है। बात करें कंट्रा इंडिकेशन और प्रिकॉशन की, तो कंट्रा इंडिकेशन एब्डोमिनल पेन ऑफ अननोन ओरिजिन, ठीक है, क्या कह रहा है कि जब एब्डोमिनल पेन हो और उस पेन का आपको कॉज ना पता हो, ओरिजिन ना पता हो कि आखिर ये पेन हो क्यों रहा है हमारे स्टमक में, तो उस समय, ठीक है, आपको एंटी एसिड का यूज नहीं करना है। सेकंड नंबर,
कॉशन इन रीनल फेल्योर बिकॉज दे कंटेन मैग्नीशियम, ठीक है, दे कंटेन मैग्नीशियम। आपको ध्यान रखना है कि जो एंटासिड होते हैं, ठीक है, अगर किसी को रीनल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस समय, ठीक है, आपको उसमें उन पेशेंट में एंटासिड नहीं यूज़ करना है, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, वो रीनल फेल्योर जो है और एग्जावरेट करता है, ठीक है, जिससे दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दूसरा हार्ट पेशेंट, ठीक है, हार्ट पेशेंट में भी जो है यूज़ नहीं करना है, अगर करना भी है तो बहुत ही केयरफुली, ठीक है, बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है इसका यूज़ किया जाता है, अन्यथा नहीं यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। भाई इसके फ़ायदे के बारे में बात किए तो इसके नुकसान के बारे में भी, नुकसान देखते हैं इसका क्या क्या है। हार्म इसका है कि कॉन्स्टिपेशन, पहला तो नंबर ये है कि यह क्या कॉन्स्टिपेशन काज कर देता है। कौन सा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो भी मैंने पहले बताया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है, ये कॉन्स्टिपेशन कर देता है, ठीक है। हाइपोफॉस्फेटीमिया, ठीक है, हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया क्या करता है, ठीक है, ये विथ एल्बुमिन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके साथ में भी यही होता है, ठीक है, हाइपोफॉस्फेटीमिया। हाइपर मैग्नीसीमिया, ठीक है, विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। हाइपर मैग्नीसीमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया को समझिए। हाइपो का मतलब होता है कम, यानी जिसका लेवल कम हो जाता है वो हो जाता है हाइपो में। तो अगर आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एंटासिड दे रहे हैं तो उस पेशेंट में फॉस्फेट की कमी जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी और उसे रिस्क रहता है किस चीज़ का, हाइपोफॉस्फेटीमिया का। किसी पेशेंट को आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड दे रहे हैं तो उसमें किसकी मैग्नीशियम, ठीक है, किसकी मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उसे क्या दिक्कत हो सकती है, हाइपर मैग्नीसीमिया की। बात करें इंक्रीज सोडियम कैन काजेज इडिमा एंड CHF, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट आपके शरीर में जा रहा है तो ये क्या कर सकता है, ठीक है, आपके शरीर में एडिमा और कंजस्टिव हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है। एल्कलोसिस, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसकी वजह से एल्कलोसिस भी हो सकता है, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। फिर बात करें डायरिया की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से डायरिया हो सकता है। फिर बात करें ड्रग इंट्रैक्शन की, ठीक है भाई, बात कर लेते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की कि कौन इसका साथ देगा कौन नहीं देगा। तो एंटासिड डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स, सुक्रल फेट, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, आयरन आइसोनियाजिड और टेट्रासाइक्लिन। यानी जो एंटासिड है, ठीक है, ये इतने लोगों का साथ नहीं देगा। कितने लोगों का? जो एंटीकोलिनर्जिक्स हैं उनका, सुक्रल फेट का, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का, आयरन का, आइसोनियाजिड का और टेट्रासाइक्लिन का। यानी ध्यान ये रखना है कि अगर आप इन दवाओं में से कोई भी दवा ले रहे हैं तो आपको एंटासिड नहीं लेना है। आगे चलते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है, गिव एंटासिड एट लीस्ट 1 आवर आफ्टर मील एंड एट लीस्ट 1 आवर अपार्ट फ्रॉम द एंट्री कोटेड टेबलेट, ठीक है। ध्यान से समझिए, आपको भोजन करने के 1 घंटे बाद क्या लेना है, एंटासिड, ठीक है, एंटासिड लेना है। और जो एंट्री कोटेड टेबलेट है वो कब लेना है, 1 घंटे बाद, ठीक है, किसके, एंटासिड लेने के बाद, ठीक है। यानी कहें
कि 1 घंटा पहले, सॉरी, 1 आवर बिफोर क्या, इंट्रिक कोटेड टेबलेट और 1 आवर आफ्टर मील क्या लेना है, एंटासिड। ठीक है, यानी एंटासिड लेने के 1 घंटे बाद, ठीक है, क्या खाना है, टेबलेट एंट्री कोटेड, और खाने के 1 घंटे बाद क्या लेना है, एंटासिड। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। Always give combination of aluminum and magnesium hydroxide because they make a balance constipation effect aluminum with laxative effects of magnesium। ठीक है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। एल्युमिनियम का क्या है, कॉन्स्टिपेशन, और इसका क्या है, डायरिया। ठीक है, तो दोनों साथ में इसलिए दिए जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साइड इफेक्ट को जो है क्या कर दें, काउंटर कर दें। ठीक है, यानी ना डायरिया होने पाए और ना ही कॉन्स्टिपेशन होने पाए, इसलिए दोनों जो है एक साथ में दिए जाते हैं। बात करते हैं फिर, गिव प्रिकॉशली बाय टू किडनी और हार्ट पेशेंट। ठीक है, यानी जो किडनी और हार्ट के पेशेंट हैं, ठीक है, उनमें बहुत ध्यान से देना चाहिए। चेक एंटासिड लेवल्स फॉर सोडियम कंटेंट एंड टू यूज ओनली लो सोडियम प्रिपरेशन। ठीक है, दोस्त लो सोडियम प्रिपरेशन यूज करना है, नहीं तो अगर हाई सोडियम प्रिपरेशन यूज करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया। ठीक, हाइपर कैलेमिया। टीच द पेशेंट टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट्स सच एज स्मोकिंग, एल्कोहल, कैफीन, एनएसआईडी बिकॉज दे में काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। अगर कोई भी एंटासिड ले रहा है तो उसे इन सारी चीज़ों को जो है, ठीक है, छोड़ने की सलाह देनी चाहिए, जिसमें आपका स्मोकिंग, एल्कोहल, कैफीन और एनएसआईडी यानी नॉन स्टेरॉइड, ठीक है, ये जो है आपका काउंटर इफेक्ट जो है ड्रग को वो कैंसिल कर देता है। फिर चलिए हिस्टामाइन रिसेप्टर्स एगोनिस्ट या H2 ब्लॉकर्स के बारे में बात करते हैं। जो हमने एलर्जी में पढ़ा था वो था आपका H1। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, H2। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों कहाँ होते हैं, ये होते हैं स्टमक में। ठीक है, H2 जो होता है, ठीक है, H2 वो स्टमक में पाया जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड H2 एंटागोनिस्ट। दीज एजेंट्स block the action of histamine, thus reduces the amount of acid releases into the stomach. They also promote ulcer healing। भाई बिल्कुल, जहाँ पे घाव है वहाँ पे आप तेजाब छिड़क रहे हैं, और जब तेजाब को छिड़कना आप बंद कर देंगे, तेजाब का छिड़काव बंद कर देंगे, तो क्या होगा, घाव जो है वो ऑटोमेटिक हील कर जाएगा। तो सेम वही कहानी है कि जो एंटा एसिड है, जैसे जो एसिड का सिक्रीशन जहाँ से हो रहा था, ठीक है, हिस्टामिन रिसेप्टर जहाँ से एक्टिवेट करके एसिड HCl का सिक्रीशन कर रहा था, ठीक है, उसको हमने बंद कर दिया। तो जब वो बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अल्सर, ठीक है, सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी कंटेंट करेगा। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, दे इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन एंड हिस्टामिन 2 रिसेप्टर्स इन गैस्ट्रिक पेराइटल सेल। ठीक है, वही बात है, ये क्या करता है, ये जाता है तो जो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल है जहाँ से सिक्रीशन हो रहा है गैस्ट्रिक एसिड का, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देता है ये। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन
गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। ठीक, ये हो गया हिस्टामिन का। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के। ठीक है, कि इसमें जो ड्रग एग्जाम्पल हैं इसके वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पुराना ड्रग है आपका सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फेमेटोडिन और निजाटिडिन। ठीक है, ये दवाइयाँ हैं। बात करें इनके डोज की तो 400 mg, ठीक है, इसको आप दे सकते हैं सिमेटिडिन को, 150 mg ट्वाइस यानी 300 mg ओडी में आप रेंटिडिन को दे सकते हैं। ये और ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। फेमेटोडिन 20 से 40 mg और निजाटिडिन 150 mg यानी वही 300 mg ओडी। ठीक है, ये आप दे सकते हैं। इंडिकेशन या यूजेस की बात करें, गैस्ट्राइटिस, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर और हार्टबर्न। जीआईटी की मतलब इधर की जितनी क्लासिफिकेशंस हैं उनमें लगभग इंडिकेशन यही सब रहने वाला है। थोड़ा इधर उधर वेरी करेगा, वो मैं बताता चलूँगा आपको। कंट्रा इंडिकेशन की बात करें, हाइपर सेंसिटिविटी विद दी ड्रग्स, शुरू से बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ कि अगर कोई ड्रग किसी इंडिविजुअल के लिए सेंसिटिव है तो उसको आपको यूज़ नहीं करना है। कॉशनली टू प्रेग्नेंट वुमेन, अगर प्रेग्नेंट वुमेन में यूज़ करना है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक, ठीक है, उसमें यूज़ करने वाला शार्ट क्या है, रेंटिडिन। ठीक, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, ठीक है, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनमें भी बहुत सावधानी के साथ यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, डिजीनस, हेडेक, गाइनकोमास्टिया, कन्फ्यूज़न एंड इम्पोटेंस। ठीक है भाई, याद रखना, कन्फ्यूजन एंड इम्पोटेंस, गाइनकोमास्टिया। ठीक है, लॉस ऑफ लिबिडो ड्यू टू एंटीकोलिनर्जिक एक्शन ऑफ सिमेटिडिन। सिमेटिडिन बहुत खतरनाक है। ठीक है, सिमेटिडिन बहुत खतरनाक है, इसीलिए सिमेटिडिन का यूज़ बंद कर दिया गया। अब क्या चल रहा है, रेंटिडिन चल रहा है और फेमेटोडिन चल रहा है। तो ये हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट। बात करें इसके ड्रग इंट्रैक्शन यानी दोस्त और दुश्मन के बारे में, तो एंटासिड में इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी जो एंटासिड होता है वो क्या करता है, जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। सिगरेट स्मोकिंग पहले बता चुका हूँ, इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड में डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ H2 रिसेप्टर। ठीक है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, वही है जो एंटासिड के लिए था, वही H2 वाला। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डोंट गिव एन एंटासिड विथ 1 आवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिस्टामिन टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, वही जो हमने बताया था कि 1 घंटा, मील के 1 घंटे बाद क्या, एंटासिड। ठीक है, और एंटासिड के 1 घंटे बाद क्या, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, या इसको रिवर्स कर दीजिए। ठीक, ऐसे ही हो सकता है। टीच द पेशेंट टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट्स सच एज स्मोकिंग, एल्कोहल, एस्पिरिन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, कैफीन, एनएसआईडी, फूड दैट काजेज जीआई इरिटेशन। इतनी सारी चीज़ों को पेशेंट को बताना है कि इतनी सारी चीज़ें वो यूज़ ना करे जिसमें उसका गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, जैसे कि स्मोकिंग, ठीक है, धूम्रपान, एल्कोहल, एस्पिरिन की दवाएं, ठीक है, कैफीन, एनएसआईडी, ये सारी चीज़ें उसको नहीं लेना है, अवॉइड करना है। टीच द पेशेंट दैट स्मोकिंग वर्सन अल्सर डिसऑर्डर एंड काउंटरैक्ट्स इफेक्ट ऑफ H2 ब्लॉकर्स। ठीक है, उसको बताना है कि आप धूम्रपान मत करें क्योंकि आपका धूम्रपान, ठीक है, क्या करता है, जो आप दवा ले रहे हैं H2 ब्लॉकर, उसके इफेक्टिवनेस को जो है काउंटर करके ख़त्म कर दे रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो PPIs हैं, ये आपके नॉर्सेट के एग्ज़ाम से और जो अदर स्टेट एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से GI का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं।
These agents are used patient with peptic ulcer who have failed to respond H2 blockers। ये क्या कह रहा है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स उन पेशेंट को दिया जाता है जिनमें कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स काम करना बंद कर दिए हों, यानी वो काम ना कर रहे हों। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग प्रोटॉन पंप व्हिच इज ए फाइनल कॉमन स्टेप इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। इट आल्सो हैव एंटी सिक्रेटरी एक्शन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे होता है कि जब आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं तो ये क्या करता है, ये जाता है आपके स्टमक में और वहाँ से जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन जहाँ से होता है, जो पैराइटल सेल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ क्या जाता है, वहाँ प्रोटॉन पंप जो होता है उसको क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसका सिक्रीशन बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब सिक्रीशन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, कितने देर तक, क्या हमेशा के लिए बंद हो जाएगा सिक्रीशन? बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज इनहिबिट। ठीक है, बट जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसकी एक खास बात है कि कुछ चीज़ों को खुद से बनाता है। आपने दवा दिया, ठीक है, दवा दिया, पीपीआई, ये क्या किया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर 24 आवर्स न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटॉन पंप। ठीक है, उसके ठीक 24 घंटे बाद ये क्या करता है, एक दूसरा नया प्रोटॉन पंप जो है बना लेता है और वहाँ से क्या करता है, वहाँ से HCl का सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। ठीक, ये होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का मैकेनिज्म। ड्रग्स और एग्जाम्पल की बात करें तो ड्रग्स में आपका पहला है ओमिप्राजोल, फिर लैंसोप्राजोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेंटोप्राजोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और रेविप्राजोल। रेविप्राजोल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात, मोस्ट पोटेंट पीपीआई ड्रग्स। ठीक है, जो रेविप्राजोल होता है ये पीपीआईज में सबसे पोटेंट ड्रग्स होती हैं। ठीक है, डोज की बात करें 20 mg डेली यानी ओडी, लैंसोप्राजोल 30 mg ओडी, पेंटाप्राजोल 40 mg ओडी, और रेविप्राजोल 20 mg ओडी। ये होते हैं इसके डोज। आगे चलते हैं, इंडिकेशन के बारे में बात करें, यूजेस के बारे में। पेप्टिक अल्सर, ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम, रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस और प्रिवेंट एंड ट्रीट एनासाइडी रिलेटेड गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, इतनी सारी जगहों पे जो है इसका यूज़ होता है। यूज़ में ही देखते हैं, सॉरी, कंट्राइंडिकेशन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। कंट्राइंडिकेशन में फर्स्ट पॉइंट हाइपर सेंसिटिविटी आपको याद रखना है। अगर पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है तो मेडिसिन आपको नहीं देना है। स्पेशल प्रिकॉशन इन प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ठीक है, सबसे खास बात कि प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, प्रिस्क्राइब करेंगे। बात करें एक ड्रग ऑफ चॉइस की। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस की पीपीआई जो है वो कहाँ कहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस हैं, तो पीपीआईज जो हैं, ठीक है, सबसे पहले तो पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है,
एनी रीजन, ठीक है, ए टू जेड कोई भी रीजन हो, अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है तो उसमें आप पीपीआई दे सकते हैं, एकदम धड़ल्ले से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड की बात करें, ठीक है, GERD, ठीक है, यानी गैस्ट्रो रिफ्लेक्स डिजीज। थर्ड की बात करें, ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम, ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम, ठीक है। फिर NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर। देखिए इसको ड्रग ऑफ चॉइस हेडिंग डाल के इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यूजेस भाई अलग होता है, ठीक है, यूजेस अलग चीज़ हो गया, ठीक है, यूजेस में आप कहीं भी उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस मतलब अगर आप इन बीमारियों में ये दवा दे रही हैं तो 100% आपकी बीमारी सही होगी, ठीक है, इसलिए हमने DOC हेडिंग डाल के, ड्रग ऑफ चॉइस हेडिंग डाल के इन बीमारियों का नाम आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप मेडिसिन देते हैं तो कम्प्लीटली आपकी बीमारी जो है वो ठीक होगी। आगे चलते हैं, एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। एडवर्स इफेक्ट में हेडेक, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, डायरिया, डिजनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें दोस्त और दुश्मन की, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इंटरफेयर विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज कीटोकोनाजोल, आयरन एंड एम्पिसिलिन। कीटोकोनाजोल, आयरन, एम्पिसिलिन, ठीक है, इतनी सारी दवाइयों का ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन गैस्ट्रिक pH एब्जॉर्प्शन, यानी ये गैस्ट्रिक एसिड के pH पे जो है डिपेंड करते हैं अपनी एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन जो बंद कर देता है, तो जब गैस्ट्रिक एसिड ही नहीं रहेगी तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, तो इस तरीके से ये इसका ड्रग इंटरेक्शन। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, मॉनिटर द पेशेंट फॉर डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, ठीक है, मतलब आपको क्या रखना है, मॉनिटर करना है कि जो पेशेंट है ये दवा देने के बाद में कहीं उसको डायरिया तो नहीं हुआ है, ठीक है, पेट में दर्द तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। टीच द पेशेंट टू swallow कैप्सूल होल एंड नॉट च्यूएबल और क्रश देम, ठीक है, पेशेंट को सिखाना है, आपको बताना है कि आप जो कैप्सूल है, ठीक है, उसको आप पूरा का पूरा निगल जाइए पानी के साथ में, ना उसको आप क्रश करिए, ना आप उसको चूसिए, ठीक है। टीच द पेशेंट टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट्स सच एज स्मोकिंग, एल्कोहल, एस्पिरिन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, कैफीन, एसाइडी, फूड डेट काज इरिटेशन, यानी पेशेंट को आपको बताना है कि अगर आपको गैस की समस्या है, ठीक है, आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, GERD है, ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, एस्पिरिन दवाएं, दर्द की दवाएं, एसाइडी जो हैं, इन सारी दवाओं को नहीं लेना है, ठीक है। चलते हैं आगे, तो यहाँ पे जो है हमारा एक लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है, एक लेक्चर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब रिमेनिंग में क्या बचा है, हमारा सेकंड लेक्चर बचा है, ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर को आप देखिए, ठीक है, समझिए, इसका नोट्स हमारे ऐप पे, कहाँ पे, एग्जाम मार्क पे, ठीक है, एग्जाम मार्क पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ से जाइए आप, ठीक है, नोट्स लीजिए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एग्जाम मार्क ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से पढ़ाई जो है अपनी कंटिन्यू रखिए। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।